प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नैब तरामीम केस, बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट की समाअत में पेश होने की इजाजत मिल गई। विफाक पंजाब को इंतजामात का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्लाह के अहम रिमार्क्स। खान की सुप्रीम कोर्ट समाअत से तस्वीर बाहर न निकले, हुकूमत के लिए इम्तहान बन गया। क्या 16 मई को बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट समाअत में शामिल होंगे? इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया। इंटेलिजेंस आला अफसरान की जानिब से दबाव का इंकशाफ, चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। अटॉर्नी जनरल ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में क्या इल्जामात लगाए और अटॉर्नी जनरल ने दिफा में क्या कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अपने दादा का अयूब खान की काबीना का हिस्सा बनने पर अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली में इस बात पर माफी मांग ली। राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात की दावत कबूल। उमर अयूब के दोबारा ख्वाजा आसिफ पर लफ्जी वार। हनीफ अब्बासी के अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में रोने धोने के ताने। आज ऐवान में क्या हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डिस्कशन के लिए साबिक जज और सीनियर कानूनदान शाखावर साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज बहुत सारे अहम अदालती मामलात हैं जिनके ऊपर बात होने की ज़रूरत है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आज अहम समाअत थी और ये इसमें मुद्दई हैं बानी पीटीआई। आज उनको एक बड़ा रिलीफ एक तरह से अगर कहा जाए तो मिला। 9 महीने के बाद वीडियो लिंक के जरिए वो अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर सकते हैं। एक तो पहले ही बताएं कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट मौजूद है तारीख में, किस तरह कभी हुआ हो? जी बिल्कुल, एक प्रेसिडेंट मौजूद है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मेरा ख्याल है 2003-4 के अंत में जो है ये आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो सजाई हुई थी SCS को टेक्ना केसेस में, या और भी उनके खिलाफ जो अपीलें चल रही थी, तो उसमें एक बड़ा ड्रामाई मोड़ आया था। उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जितने वकला थे अपीलों की समाअत के दौरान उन्होंने उनके वकालतनामे विड्रॉ कर दिए थे। तो फिर उन्होंने, चूंकि जब वकालतनामे विड्रॉ हो जाए और अपेलांट जो है, जो अपील कुनंदा है, वो खुद अगर आर्गू करना चाहे तो फिर कोर्ट उसको इजाजत देती है। तो वो भी सजा याफ्ता थे उस वक्त, और उन्होंने फिर जो है वो मुझे याद है 2003 या 4 के अंदर उनको फिर अदालत ने तलब किया असखुद, क्योंकि उनके वकला नहीं थे, और उन्होंने अपना केसेस खुद आर्गू किए थे वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर। और उसमें मुझे याद है कि वो उस वक्त 2 जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस थे, उनकी एपलेट कोर्ट थी, तो उसमें उन्होंने काफी दिन अज खुद अपीयर होके जेल से आकर वो उनको लाया जाता था और वो आके वहां पे अपने मारूजात पेश करते थे अपील के ऊपर। उन्होंने अपनी खुद बहस की थी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर ये इमरान खान साहब को जो है अगर पर्सनली भी बुला लिया जाता तो वो भी कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं थी। उसकी वजह यह है कि जब आप खुद पटिशनर हैं या रिस्पोंडेंट हैं किसी केस में और आप बजरिए वकील उसमें समाअत में शामिल नहीं होना चाहते, तो अगर आप जेल में भी हो, इवन सजा याफ्ता भी हो, तो ये उसको ये एक कानूनी हक हासिल है कि वो कोर्ट में आके अपने आप को प्लीड करे। यहाँ पे तो ये हुआ कि उनको वीडियो लिंक के जरिए बुलाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं। ठीक है शाखावर साहब, ये बताइए कि अगर थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखें कि 9 महीने बाद बानी पीटीआई को एक तरह से वीडियो लिंक के जरिए बात करने का मौका मिलेगा, जबकि वो बिल्कुल बात नहीं कर सकते या उनकी बात जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं सकती। सो इस मौके का पॉलिटिकली क्या माइलेज ले सकते हैं बानी पीटीआई? देखिए, ये एक ब्रेक थ्रू तो जरूर होगा, क्योंकि जब से वो गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद ये उनकी डायरेक्ट जो है वो लाइव जो है वो गुफ्तगू होगी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच 1 में आपको पता ही है कि वो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है, वो जितने भी अहम नोयत के जो केसेस होते हैं उसको वो डायरेक्ट टेलीकास्ट कराते हैं। तो यकीनन उनके लिए एक बिल्कुल मौका होगा कि वो जो भी कुछ कहेंगे उसकी जो इम्प्लीकेशंस होंगी, उसके जो भी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो चूंकि पूरी जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो रही होगी, तो उसमें लोग देख के उससे जरूर इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे और एक अनहोनी बात जरूर होगी, क्योंकि वो पाबंद सलासल हैं और सजा याफ्ता भी हैं। तो उनको ये एक मौका मिल रहा है कि वो वीडियो लिंक के जरिए, जिसको मेरा ख्याल है कि लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा,
तो वो फिर मेरा ख्याल है कि अपना कुछ सियासी बयानिया जो है वो भी उसमें उनको मौका मिलेगा उसको बयान करने। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। मैं जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाह रहा हूँ, एज ए लेमैन के तौर पर हमें इतना लॉ का प्रेसिडेंट का नहीं पता होता, अभी आपने एक दो बताई हैं। क्या इस तरह की ये चांसेस जो हैं, इस तरह के मौके आम कैदी को भी मिलते हैं कि अगर वो कोई पटिशन करें या कोई लेटर लिखें टू चीफ जस्टिस या जजेस, तो उनको भी वहाँ पे इन पर्सन बुलाया जा सकता है जो कन्विक्टेड भी हों या जिनको मतलब सजाएं हुई हों, जिनके केसेस चल रहे हों? इस पे मतलब क्या, इस पे कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए नॉर्मली ऐसे होता है कि कोई अगर जो कैदी है जो जेल के अंदर है, जेल काट रहा है, और उसकी अपील जो है वो लग गई है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें अगर उसने जेल अपील भी की है तो वो उसको फिर ये होता है कि अगर उसमें सजा ज्यादा हो, तो जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो या 10 साल से ज्यादा सजा हो, तो उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को स्टेट वकील की सहूलत मुहैया कर देती है। नॉर्मली ऐसा हुआ नहीं है कि अगर जेल अपील में अगर किसी की अपील जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, तो ऐसा हमने प्रेसिडेंट्स नहीं देखा कि किसी कैदी को जो है वो लाया जाए और उसको कहा जाए कि तुम अपना खुद केस प्लीड करो। लेकिन अगर कोई ये कहे, जैसे मैंने अभी आसफ अली जरदारी साहब की बात की, कि अगर वो कहें कि जी मैं किसी भी वकील की खिदमत हासिल नहीं करना चाहता, और जो आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है कि किसी को सुने बगैर आप कंडेम नहीं कर सकते, तो वो एक राइट ऑफ ऑडियंस तो आप होता है, नॉर्मली वो वकील के जरिए होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई कैदी भी ये अगर एपिलेट स्टेज के ऊपर ये बात कहे कि मैंने अपना केस खुद आर्गू करना है, तो मेरा ख्याल है कि उसको भी ये सहूलत मुहैया हो सकती है। नहीं सर, फिर तो आप सारे वकील मादरत के साथ बेरोजगार हो जाएंगे। कौन लाखों की फीसें अफोर्ड कर सकते हैं? बेचारे लोग मेहनतें करते हैं, जेवर बेचते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, गाय भैंस अंडे मुर्गियां बेचते हैं। मुझे खुद पता है, देहाती आदमी हूँ सर। फिर जाके वकीलों को फीसें देते हैं। आप जो रास्ता दिखा रहे हैं ये तो फिर हर कोई कहेगा जनाब के, क्योंकि बातें तो उसने बतानी होती है ना, जो क्लाइंट है, आपने लीगल शेप में आगे बतानी होती है सर। तो इस तरह तो हर फिर कैदी कहेगा कि जनाब कि हमें वकील की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद मौका दिया जाए, हम अपना केस, क्योंकि मेरे साथ वाकया पेश है तो मैं खुद इसको पेश कर सकता हूँ सर। तो देन देयर इज ए ह्यूज, जो आप बात कह रहे हैं, इट्स ए ह्यूज फैसिलिटीज, एवरीबॉडी मस्ट अवेल इट सर। आम जो फौजदारी मुकदमात है उसमें मेरा ख्याल है कि कोई भी जो कन्विक्ट है वो ये रिस्क लेने के लिए मैं नहीं समझता कि वो ऑप्ट करेगा। इस तरह की प्रेसिडेंट्स जो है ये सेकंड प्रेसिडेंट सामने आ रही है, और ये पॉलिटिकल नौयत के केसेस ही हैं जिनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। तो जैसे मैंने वो कहा कि जैसे आसफ जरदारी साहब जो थे, उनके पास हालांकि बहुत अच्छे वकला की एक टीम थी जो उनकी अपील में उन्होंने उनके वकालतनामे भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उनको विड्रॉ करके जब खुद ऑप्ट किया कि मैं खुद ये अपील जो है उसकी मैं बहस खुद करूंगा, तो ऐसी तो गुंजाइश मौजूद जरूर है। लेकिन आम फौजदारी मुकदमात में मेरा ख्याल है कि कोई भी जो कॉन्विक्ट होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, वो यही देखते हैं कि उनको स्टेट काउंसिल जो है उसकी सहूलत फराहम हो जाए ताकि उनका केस अच्छे तरीके से प्लीड हो सके। मतलब आप ये दो मिसालें जो सर आपने बताई हैं, बहुत वेरी पावरफुल मिसालें। जरदारी साहब ऑफ कोर्स के माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहब के सपोज रहे हैं, वजीर रहे हैं, पावरफुल लोग ने। अगर सदर तो वो बाद में बने थे, आप 2003 का शायद बता रहे हैं। तो ये फिर अगर ये समझा जाए कि इमरान खान साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, वो ये समझते हैं हमारी प्रेजेंस वो ज़्यादा मैटर करती है कोर्ट में, हम बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, हमारे वकील जो हैं वो इतने इक्विप नहीं हैं, उस पर इक्विप नहीं है वो, चाहे आपके एतजाज़ एहसन हूँ, लतीफ़ खोसा साहब हूँ, बाबर रवान साहब हूँ या फ़रूक नैक साहब हूँ, उनका इतना वेट नहीं है या उन्हें उस केस की इतनी समझ नहीं है जितनी हमें समझ है और हम समझा सकते हैं। या खान साहब कहें कि जनाब के बैरिस्टर गोहर हैं, बैरिस्टर अली जफ़र हैं, या यहाँ शोएब शहीन साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, हामिद खान साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, ये इस काबिल नहीं रहे। जो बात आज कही भी है उन्होंने चीफ जस्टिस काजी साहब ने, जी इनके काउंसिल पेश हो जाएं जो यूजली होता है, तो उस पर अतर मिनल साहब ने कहा नहीं वो खुद होना चाहिए, खुद कर लें। अच्छा क्या खुद हैं? तो ये वकीलों पे एक तरह का नो ट्रस्ट है कि इतने बड़े बड़े नाम जो हैं उनको ना खान साहब उनको समझते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उनका केस उनको बता सकते हैं, ना जरदारी साहब यकीन करते थे। ये तो ह्यूज नो कॉन्फिडेंस है सर इनकी एबिलिटीज पे। नहीं, मेरा ख्याल है ये नो कॉन्फिडेंस नहीं है सर, ये एक अपॉर्चुनिटी अवेल करने वाली बात है कि इससे एक पॉलिटिकल एक नया सिनेरियो क्रिएट होगा। उनको कभी भी मैं नहीं समझता कि उनको अज़्म-ए-एतमाद है जिन वकला के आपने नाम लिए हैं,
ये वो एक अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाह रहे हैं। उन्होंने खुद लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि मैं खुद इस केस में अपनी बहस करना चाहता हूं। तो उनका तो ख्वाहिश ये थी कि वो बदनफ्स नफीस वहां पेश होते और उसका फिर एक और इम्पैक्ट क्रिएट होता। लेकिन जब आपने देखा कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला जो थे वो इंक्लाइंड लग रहे थे कि वो उन्होंने अपने रिमार्क्स भी ऐसे दिए थे कि उनको अगर वो खुद केस अपना प्लीड करना चाहते हैं तो उनको आने से कोई जो है वो अमर माने नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद वक्फा हुआ। वक्फे में मैं समझता हूँ कि शायद काजी फायज ईसा साहब ने उनके साथ जो है वो डिस्कशन की हुई होगी, तो उन्होंने इस बात पे इत्तेफा किया कि ठीक है, उनको अपना जो है व्यू पॉइंट या अपने आर्गूमेंट्स एडवांस करने का मौका दिया जाए, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है उनके पास, एक अवाम के सामने एक चीज रखने के साथ, मतलब कि वो मेरिट्स ऑफ द केस के अलावा अपना बयानिया जो है उनको मौका मिलेगा कि वो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से प्लीट करें। सर, हमने देखा नशा खबर साहब, मेरा ख्याल है दूसरा मौका, बड़ा मौका है जो हिस्टोरिकल इवेंट जिसको कहना चाहिए। इससे पहले भुट्टो साहब का जब ट्रायल हो रहा था और उनका आखिरी उनका स्टेटमेंट था जो मेरा ख्याल 3 दिन तक शायद उन्होंने दिया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 3 दिन तक, जो बड़ा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बना जिसको बाद में PLD में छपा, फिर उसको किताबी शक्ल में छपे, दुनिया भर में छपे, आज भी पढ़े जाते हैं सारी चीज़ों के। तो डू यू थिंक कि खान साहब को इस तरह का नैरेटिव, को इस तरह का बयान दे सकेंगे जिनके उनकी तकरीर या उनकी गुफ्तगू या उनके हवाले इसी तरीके का कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन सकते हैं जैसे भुट्टो साहब का था? और भुट्टो साहब की भी अपनी लाइफ और उनका फ्यूचर, उनकी पॉलिटिक्स वाज एट स्टेक। खान साहब के वही हिसाब है कि वो अगर यहाँ से रिलीफ नहीं ले पाते तो उनकी पॉलिटिक्स भी तकरीबन वक्ती तौर पर लगता है कि उनको जो सजाएं हैं, नाअहली हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी। आल दो वो ठीक है, दोनों का केस की नवीयत मुख्तलिफ है, लेकिन आलमोस्ट स्टेक्स तो सेम है, खौफ तो सेम है और रिस्क तो सेम है, खान साहब के भी और उनके भुट्टो साहब के भी थे। तो आप समझते हैं कि भुट्टो साहब जैसे ही कोई परफॉर्मेंस इमरान खान साहब दे सकेंगे वहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, भुट्टो साहब की भी मिसाल मौजूद है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना केस खुद प्लीड किया था। बिल्कुल, ये आपने मुझे बल्कि याद दिला दिया कि ये वो भी प्रेसिडेंट्स मौजूद है कि उन्होंने। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल अर्ज कर दूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो अपना, हालांकि वो खुद बैरिस्टर थे, वो लॉ के प्रोफेशन से भी उनका ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो सियासी बैकग्राउंड में प्लीड किया। उन्होंने फिर वो उसके बाद आपने देखा होगा कि उनकी या बख्तियार साहब जो थे उनके अटॉर्नी थे, उन्होंने सियासी मुकदमा बना। लेकिन तो खान साहब के भी ये वकील या खान साहब भी तो सियासी ये मुकदमा लड़ रहे हैं सर, ये भी कोई लीगल? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिशियन को, चाहे वो इमरान खान है या वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उनको कम अज कम जो टेक्निकलिटीज और निटी ग्रिटीज ऑफ द लॉ होती हैं वो खुद नहीं, खासतौर पे इमरान खान साहब के बारे में ये कह सकता हूँ, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो तो खुद बार एट लॉ थे, उन्होंने तो वो तो वकालत भी करते रहे, उनको कानून का पता भी था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाह रहे हैं कि ये जो नैब तरामीम के हवाले से वो जो एक फरीक है उसमें वो खुद अपना केस प्लीड करेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि वो नैब तरामीम की हद तक ही इक्तफा नहीं करेंगे, उस तक महदूद नहीं रहेंगे। उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना एक सियासी बयानिया जो है वो भी उधर जो है वो प्लीड करेंगे और जिसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे उस पे फिर आप इस पे डिस्कशन होगी। आपका क्या ख्याल है सर? आपका क्या ख्याल है? आपने 2-3 दफ़ा ये बात की है कि अपना पॉलिटिकल बयानिया खान साहब इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे अपना कन्वे करने के लिए। केस की जो दूसरी नवियातें हैं वो थोड़ी सी देख लीगल टाइप हैं, मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स है, सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो काजी फैज़ ईसा साहब को और इमरान खान साहब का आफ्टर एजेस एक क्लैश ऑफ टाइटन्स आमने सामने होंगे सर। आप भी सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकील हैं, खुद जज रहे हैं सर, आपको कैसे लगता है कि ये मैच कैसा जाएगा? देयर इज़ ए पास्ट, देयर इज़ ए बैड ब्लड बिटवीन दीज टू। खान साहब ने उनको हटाने की कोशिश की, काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ उन्होंने कैंपेन लॉन्च करवाई, जनरल फैज़, जनरल बाजवा, एक रेफरेंस बनवाया, आरिफ अलवी साहब के जरिए भेजा गया, उनका ट्रायल हुआ, उनकी फैमिली का हुआ, ये सारा कुछ पता है उनको। और फिर उनको रोक दिया गया काजी साहब को कि आप जो हैं इनका केस नहीं सुनेंगे, उमर अता बंदियाल साहब ने रोक दिया। तो आप वो खान साहब भी समझते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब जो है, मेरा इन्होंने बल्ला भी ले लिया, मेरी पार्टी चेयरमैनशिप भी गई, सजाएं भी हुई और इन्होंने हमारी पार्टी की सीटें भी चली गई, तो देयर इज ए ह्यूज बैड ब्लड बिटवीन दीज टू टाइटन्स। तो सर कैसा सीन आप देख रहे हैं? क्या गुफ्तगू होने वाली है और लाइव होने वाली है, मुल्क और कौम देखने वाले सर? द फैक्ट कि एक बहुत बड़ा पॉज है जिसमें वो बिल्कुल खामोश है और अब्बू ने बोलने का मौका। ये तो दो ग्लेडियर रोमन, मुझे एक सीन सा नजर आ रहा है, रोमन ग्लेडिएटर्स आमने सामने। सर आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए रऊफ साहब, मैं तो बतौर एक वकील के मैं इसको रोमन ग्लैडिएटर्स तो मैं नहीं देख रहा। बहादुर लोग थे सर, मैं पॉजिटिव चीज में सेंस में कह रहा हूं। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ। गुजारिश ये है कि जो काजी फाइज ईसा से एक मंसूब ये बात है कि उन्होंने जो है वो उनका जो है इलेक्शन सिंबल छीना था या इस तरह की बात कही थी। देखिए वो इलेक्शन कमीशन का एक फैसला था, उनके सामने आया। सर पीटीआई वाले, मैं आपको सॉरी बात काट रहा हूँ, पीटीआई वाले ये इल्जामात भी लगाते हैं और सरेआम लगाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने अपने लेटर्स और बाकी चीजों में बातें लिखी हुई हैं, उन्होंने बड़े सीरियस किस्म का काजी साहब पे भी लेटर लिखा था, काजी साहब को, आपको याद होगा सर। जी बिल्कुल, वो तो उनके खिलाफ रेफरेंस भी आया था और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें अभी लेटर लिखा है सर, अभी लिखा है, कुछ अर्सा पहले, महीना डेढ़ महीने पहले की बात है सर, मेरा ख्याल में गलत नहीं कह रहा। जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि चूंकि काजी साहब जो हैं, काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और वो इस प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट भी वो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि काजी साहब जो है वो इतने इजी जज नहीं है। हम एक आम केस में भी जब उनके सामने पेश होते हैं तो हमें उनके बहुत शदीद किस्म के टेक्निकल सवालात का जो है हमें सामना करना पड़ता है और हमें बड़े प्रिपेयर होकर उनके सामने जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे कोई ये तासुर लिया जाए कि वो दो जो काउ बॉयज की आपस में जो है वो फायरिंग होगी या उधर, ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि वो, क्योंकि खुद इस केस को, इस प्रोसीडिंग को रेगुलेट कर रहे होंगे, तो वो जहां देखेंगे कि खान साहब जो है वो मेरिट्स ऑफ द केस से हट के बात कर रहे हैं, तो वो उनको रोक भी सकते हैं और उसके ऊपर उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। तो खान साहब रेगुलेट हो जाएंगे सर? पूरी कौम सुन रही होगी, उनका मिजाज है, रेगुलेट हो जाएंगे? आपका ख्याल है वो काजी साहब की बात पे रुक जाएंगे और जहां काजी साहब रोकेंगे? और काजी साहब की, नो ऑफेंस, मैं पहले से मदद कर लेता हूं उनसे, काजी साहब से, कि वो ज़्यादा इंटरप्शन भी करते हैं बाज़ दफ़ा, तो खान साहब तो ये इंटरप्शन के आदि नहीं है सर। मैं इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ हूं, मेरा दिल थोड़ा कमज़ोर हो रहा है कि ये क्या है सर, कि खान साहब नो सुनने के आदि नहीं है और काजी साहब ये लंबी गुफ्तगू सुनने के आदि नहीं है सर। ये कैसे चलेगा सारा काम? नहीं डॉक्टर साहब, होगा ये बड़ा दिलचस्प जो है ये प्रोसीडिंग्स होगी और ये एक नई जुडिशल तारीख रकम होने जा रही है। ऑफ कोर्स आपकी बात ठीक है कि खान साहब जो है वो भी बड़े वोकल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, बहुत अरसा वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है कि उनको आर्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग द कोर्ट जो है वो बिल्कुल उनको पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ पे इतना बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है, वो इसको महदूद रखेंगे मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर। सर लास्टली बाबर सितार साहब ने बड़ा एक अहम नोट लिखा है। बाबर सितार साहब ने बड़ी साफ ज़ाहिर उन पर कैंपेन चली, उनका मीडिया ट्रायल हुआ, हुकूमत की तरफ से बम्बार्डमेंट की गई, बट ही हैज़ रिफ्यूज टू गिव अप। मतलब आई मस्ट से कि उन्होंने डिफाई किया है, उन्होंने कहा नहीं जनाब कि हम फाइट करेंगे, मेरे जो राइट्स हैं और मेरे ऊपर दबाव आएगा, चीज़ें आएगा, मैं उन पर खड़ा रहूँगा। तो आपको कैसे लगता है सर ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? देखिए, वो जो बाबर सितार साहब जो है वो एक उनका अपना खास एक स्टाइल है चीजों को देखने का। वो ऑलरेडी एक केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी इस्लामाबाद और एक एसएचओ को यही कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कि अभी कॉग्निजेंस ली है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 बेंचेस ने, उसमें उनको सजाएं दे चुके हैं। उनका एक अपना एक नुक्ता नजर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं जो कि अपीलेबल होती हैं। अगर कोई फैसले हुए भी तो वो चूंकि 3 अगर जजेस हाई कोर्ट के अगर कोई फैसला करेंगे भी तो वो अपीलेबल होगा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे देखना ये है कि ये जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो तशवीशनाक बात वो ये है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके ओहदेदारों ने जो पाकिस्तान बार कौंसिल की उसके अपील के ऊपर उन्होंने जो वहां पे स्ट्राइक करवाई थी और वो जो लेटर लिखा गया जनाब मोअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सितार साहब की तरफ से मैनेजमेंट कमेटी को, कि उसमें भी कार्रवाई शुरू हुई है और उसमें जो हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं और दीगर ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ भी शायद कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में आए। मैं ये इस बात पे थोड़ा सा परेशान हूँ। उसकी वजह ये है कि जो बार और बेंच के दरमियान एक अच्छा रिश्ता अदब और एहतराम का होता है और एक दूसरे को अकोमोडेट करने का होता है, क्योंकि बार जो है वो स्ट्रेंथ लेती है जुडिशरी से और जुडिशरी की जो फोर्स होती है वो वकला होते हैं, वो बार एसोसिएशंस होती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हाई कोर्ट बार के
वकला और उनके जो अहदेदार हैं और उनके खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो इट विल बी टेकन एज अ वेरी बैड टेस्ट बाय होल ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी इन पाकिस्तान। तो मैं समझता हूं कि ये एक खतरनाक बात है। मैं ये समझता हूं कि बार और बेंच के दरमियान जब जितनी दूरियां होंगी उसमें फिर थर्ड पार्टीज जो हैं वो अपने आप को ज्यादा मजबूत करके अपने मकासद हल कर सकती हैं। तो इस मामले पे मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ा एहतियात से चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, आपका ओपिनियन आ गया है और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने एक्सक्लूसिव एनालिसिस इन तमाम लीगल मामलात के ऊपर दिया। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सवालात हैं, ये जो एक क्लास साहब ने एक मंजरकशी की है कि एक मैच पढ़ने वाला है, इसके बारे में बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कुछ बातें की हैं, उन्होंने भी इस सिनेरियो को बिल्ड करने की कोशिश की, इसके ऊपर बात करेंगे। और अटॉर्नी जनरल का जो रिस्पॉन्स है जस्टिस बाबर सत्तार के खत के जवाब में, उसको भी डिस्कस करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, ये बताइए कि ये जो पार्लियामेंट का माहौल है जो कौमी असम्बली में हो रहा है, अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी ये स्पीच हो रही होती हैं तो ऐसे हुकूमत के पास उस तरह के फायरवर्क्स हैं ही नहीं, उस तरह के बात करने वाले लोग हैं ही नहीं जिस तरह ऑपोजिशन बात करती है, डोमिनेट करती हुई नजर आती है बाज़ जगहों पे ऑपोजिशन। ऐसा है? ये सवाल ज़रा थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें, अच्छा सवाल है, इस पर हम बात करते हैं अभी 1-2 मिनट में। मैं थोड़ा सा पार्लियामेंट के कुछ और इश्यूज़ पे आना चाह रहा हूँ। मैंने अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उन्होंने तकरीर की है, हालांकि इमरान खान साहब के कैंप में उनकी ज़्यादा कोई पजीराई नहीं रही क्योंकि वो थोड़ा उन लोगों में से थे पीटीआई के जो इस बात पे बिलीव रखते थे कि इनकी अपोजिशन के लोग जो सो नवाज लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, इनसे मिलने जुलने में हर्ज नहीं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें लेकिन इंसानी तौर पर ताल्लुक़ रखने में, हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। खान साहब इस बात पे बिलीव नहीं रखते। एक वाक़या सुनाऊँ मैं आपको, अली मोहम्मद खान साहब की तकरीर सुन के मुझे याद आया, आपको बहुत सारे सुनने वालों को याद आ जाएगा कि मरी में ना एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और या मेरा ख्याल है अपोजिशन थी या किसी तरह का कोई वाक़या था, मेरा ख्याल उस वक्त ये थे वज़ीर थे ये, तो वहाँ पे ये गए तो ये एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे वहाँ पर, तो अली मोहम्मद खान साहब भी थे, तो इनकी ना तस्वीर छपी है एक वहाँ से मरी से इकट्ठे खड़े हुई, इनकी बाकायदा इंक्वायरी हुई अली मोहम्मद खान साहब की, खान साहब ने की, उन्हीं के कहने पे की और बड़ी अच्छी खासी वो सुनाई गई उन्हें कि आपने एहसन इकबाल साहब के साथ फ़ोटो क्यों खिंचवाई है मरी में। और इसका जवाब ये था कि अगर हमारा फॉलोअर जो अब देखें मुल्क में जमहूरियत कैसे मजबूत की जा रही है, जिसका रोना रोया जा रहा है कि ऐसे मेहनत हुई है इस काम पे कि इस मुल्क में इंटॉलरेशन, एक दूसरे को गाली गलोच बर्दाश्त ना करना, इस पर बड़ी मेहनत हुई है, बड़ा काम किया गया इस पर ये। तो उन्होंने कहा जनाब कि अगर आप इस एहसन इकबाल साहब के साथ आपकी तस्वीर नजर आएगी तो हमारा वर्कर तो डिमोरलाइज होगा, वो कहेगा देखें ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हमें कहते हैं गालियाँ दो, इनको अपोजिशन को दो, जरदारी साहब को दो, नवाज शरीफ को दो, ABCD को दो, तो आपने जाके इनको वो क्यों किया है, इनके साथ मुलाकात करके सारा नैरेटिव हमारा ख़राब कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब को मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, कहें जी ये गलत बात कह के दिखाएं कि मैंने बात, ये एहसन इकबाल साहब ने खुद मुझे बाद में कंफर्म की हुई है। और अली मोहम्मद खान साहब को जब उनको टिकट की बारी लगी, ये मैं ख्याल है 2018 के उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक्त टिकट की बात लगी तो इनको टिकट नहीं दे रहे थे, ये मुराद सईद साहब ने इंटरवीन करके इनको टिकट लेके दी थी ये अली मोहम्मद खान साहब को। ये बता रहा हूँ कि कितनी तौर पर ज़ातियात तौर पर यहाँ पे लड़ी जाती हैं कि आप एक कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, कुलीग्स हैं, एक चले कॉन्फ्रेंस पे चले गए हैं, वहाँ पे एक ग्रुप फोटो आ गया, इमरान खान साहब ने उस पर इंक्वायरी करके अली मोहम्मद खान साहब के उन्होंने जो ऐसी तैसी थी वो हशर नशर उनके साथ किया था और उनको रैंक्स में पीछे कर दिया गया था कि आपने ज़रा दूर रहना, टिकट नहीं दे रहे जैसे मैंने कहा। अभी आपने कल ख्वाजा आसिफ साहब को सुना, उन्होंने कहा जनाब के शेर अफजल मरवा साहब को इसलिए ये सारी सज़ा दी गई है कि वो मुझसे मिलने आ गए थे, मुझसे उन्होंने मुलाकात कर ली, कल कहा है कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, तो खान साहब उस पर नाराज़ हो गए। अब खान साहब की नाराज़गी समझ में आती है, चलो अब तो वो जेल में है ना, मान लिया ज़्यादतियाँ हो रही हैं, गलत केसेस हो गए, वर्कर पे ज़्यादतियाँ हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गए, पुलिस ने जुल्म किया, सितम किया, गलत केस एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ हुआ। जब उनकी इंक्वायरी हो रही थी, उनके अली मोहम्मद खान साहब की हो रही थी मरी में एहसन इकबाल, उस वक्त तो कोई मसला नहीं था ना, उस वक्त तो खान साहब पे केसेस भी नहीं थे, उस वक्त खान साहब पे कोई जेल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। आप उस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, सारी चीज़ों को तैयार नहीं है, फिर कहते हैं मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क में इदारे वीक हो रहे। इदारे तो आप लोगों ने मजबूत करने था, फिर तो आप लोग अपनी फौजी कमांडर जो हैं उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। मतलब अब ये है, एक तरफ खान साहब कहते हैं कि मुझे अगर कुछ हुआ
तो इसका जिम्मेदार जो आर्मी चीफ होगा, बुशरा साहबा भी ये कहती हैं, मतलब ज़ाती मसला है ना कि कोई ना कोई बड़ा सीरियस थ्रेट है उनको जिसकी वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपने टेलीग्राफ के उस मजमून में भी कहा है, उन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से टॉक्स में उनसे खान साहब बात करने को तैयार हैं आर्मी चीफ से, ये जहन में रखें। आसिम मुनीर साहब से फ़ोन भी किए, अभी भी कहते हैं मैं उन्हीं से बात करूँगा, लेकिन एहसन इकबाल की और अली मोहम्मद खान साहब की बात नहीं हो सकती। यहाँ पे शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ की बात नहीं हो सकती, इमरान खान की और आर्मी चीफ की हो सकती है, चाहे इतना बैड ब्लड हो। इस अप्रोच के साथ आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। एक तो ये था इस पे जो बात करनी थी। अली मोहम्मद खान साहब ने एक और बात की है जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी जी, मैंने अपने बाप के कहने पे माफ़ी मांगी थी, उनको नहीं होना चाहिए था कैबिनेट में, ख्वाजा सफदर को अप्रिशिएट किया। कल भी मैंने कहा, हालांकि इस वक्त हुकूमत के किसी बंदे को अप्रिशिएट करने का मतलब तो आप बैल मुझे मार ये वाली है, लेकिन जो हक सच्ची बात है वो कहनी चाहिए। मैंने गवाही दी, मेरी तो 10-12 साल से उनसे दुआ सलाम भी नहीं ख्वाजा आसिफ साहब से, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इन दोनों से शिकायत है मुझे। एक ख्वाजा आसिफ साहब से भी है और एक अली मोहम्मद खान साहब से भी है कि दोनों ने जो बड़ा अच्छी बात की, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, उन्होंने भी मांगी। उन्होंने कहा जी मेरे दादा को ये जनरल ज़िया और अयूब खान के कैबिनेट में नहीं होना चाहिए था। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा था नहीं होना चाहिए था। आपने क्या सबक सीखे? आपकी पार्टी तो कहती थी कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, ये रिकॉर्ड पे है, ये हमारे मतलब कई क्लिप पड़े हुए हैं। ये सीखी थी आप लोगों ने, ये सीखा था कि जनरल अयूब खान साहब और जनरल ज़िया के साथ हमारा साथ नहीं देना, कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये खुद कहते थे और भी बहुत कुछ बातें कहते थे, टीवी पे नहीं कहता कि जो आर्मी चीफ के बारे में गलत बातें करते तो कौन होता है। ये मैं आप टीवी पे कह नहीं सकते, ये बड़े बड़े वजीर कहते थे, बड़े बड़े लोग कहते थे आपके। अच्छा, आपने सबक सीखा। फिर अली मोहम्मद खान साहब ने कैसे इनको वोट डाला, इनको ये जनरल बाजवा साहब को कैसे वोट डाला, वर्दी के साथ एक्सटेंशन दी। आपने अगर सबक सीखे हुए थे, ये माफिया जो है ना सारी, मैं ये बात समझता हूँ, किसी पे डाउट नहीं करना चाहिए किसी नियत पे। ये वक्ती दबाव के तहत लोग अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए दे देते। फिर खाई साहब से भी पूछा जाना चाहिए, खाई साहब एक्सीलेंसी, आप जो अपने वाले साहब की आपने माफ़ी मांगी, बड़ा काम किया जिसकी रात भी मैंने अप्रिशिएट किया, तो फिर आपने जनाब बाजवा को वोट कैसे डाल दिया? आपने तो बैठ के उनका नवाज शरीफ साहब का आपने पैगाम कन्वे किया था पूरी पार्टी को कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि तुसी जनरल बाजवा साहब ने वोट डालना है तो इन्होंने 3 साल मजीद आर्मी चीफ बनाने वर्दी नाल। आपने कन्वे किया जिसमें शायद खकाना बादशाह और आपकी झड़प भी हुई। फिर आपने कहा जी जिन्होंने ज़्यादा तकलीफ आई हुई ना वो जाके मियाँ साहब ने फ़ोन कर लो, उन्होंने तो पूछ लो, मैं तो अगेन आई एम जस्ट ए मैसेंजर। माफ़ी वो होती है जो आपके एक्शन से नज़र आनी चाहिए कि यू मीन इट, और मोस्टली 99% माफिया दे डोंट मीन इट, दे जस्ट से इट। सो ख्वाजा साहब के पास एक आई थी अपने आप को करने के लिए, ये स्टैंड लेते जी मैं वोट नहीं डालता। परवेज रशीद ने वोट नहीं डाला था जनाब बाजवा को, क्या हो गया? मतलब बहुत कम लोगों को याद भी होगा पता। परवेज रशीद ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने के बावजूद उन्होंने जनरल बाजवा के एक्सटेंशन वोट नहीं डाला कि जी मैं नहीं डालता, मेरा अपना कन्विक्शन है, मेरा ईमान है, मेरी जो चीज़ है मैं नहीं डालता एक जो फौजी अफसर की उस एक्सटेंशन में नहीं डाला उन्होंने। उनको सजा भी हुई, उनको सेनेटर नहीं बनने दिया गया दोबारा, छोटे पंजाब हाउस के 2-4 बिल निकाल के उनको डिस्क्वालीफाई करा गया। तो क्या हो गया फिर? उसके बाद उनकी ज़िंदगी खत्म होगी, पॉलिटिक्स खत्म होगी। आजकल पंजाब में मरियम साहबा के साथ हाल ही नाल है, स्टैंड लेते ना, थोड़ी तकलीफ ले लेते ना। तो खाई साहब ने नहीं ली, खाई साहब ने इजी रूट लिया, अली मोहम्मद खान साहब ने भी इजी रूट लिया। आज वो कहते हैं नहीं मेरे दादा ने भी गलत किया, उसके बाद वो कहते हैं मेरे वालिद ने गलत किया, कल को इनको जी अल्लाह इनके बच्चों को हयाती थे अली मोहम्मद खान साहब के, कोई इनका पोता कल को आज से कोई 30-40 साल बाद कह रहा होगा मेरे दादा ने बड़ा गलत किया था, उन्होंने जनरल बाजवा को वोट, मैं माफ़ी मांग, तो लगे रहो। तो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप तो आ नहीं रहा ना। आपके पास मौका था इसको फुल स्टॉप लगाने का, नहीं लगाया, वोट डालें आप लोगों ने। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन क्लास साहब, कि ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो हावी हो रही है? ये बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है और ये नवाज लीग को खुद से पूछना चाहिए। नवाज लीग के साथ 3-4 प्रॉब्लम है जिस वक्त वो फेस कर रहे, जिसकी वजह से ये पहले दिन से डिफीटेस्ट माइंडसेट में बोल्ड फैसले नहीं कर सके। ये पहला बोल्ड फैसला तो ये होना चाहिए था, नवाज शरीफ साहब को लग गया था कि हमारी मेजॉरिटी नहीं आ रही, इन्हें उस दिन कंसीड कर लेना है, कोई क़यामत नहीं आ जाती। इंदिरा गांधी भी इलेक्शन हार गई थी, भी कौन सी क़यामत आ गई? इंदिरा गांधी से तो बड़ा कोई नहीं थे उस वक्त। नेहरू डायनेस्टी, वो 2 टाइम वो प्राइम मिनिस्टर रही है, बाप उसका 14 साल उसका वजीर आज़म रहा है पाकिस्तान ने, सारी उन्होंने अगेन उसको वो हो गया, उन्होंने फ्रीडम फाइटर थे, सब कुछ किया उन्होंने। वो 2 दफ़ा वजीर आज़म रहे, 71 की वार वो जीत चुके हैं पाकिस्तान से, और 70 में इलेक्शन हार जाते, कोई मान सकता है? वो 71 में कितनी पॉपुलर थी इंदिरा गांधी के जी, पाकिस्तान से इन्होंने वो कर लिए, बांग्लादेश बनवा लिया इन्होंने जनाब,
वो 5-6 साल बाद वो इलेक्शन हार, कौन सी क़यामत आज? सियासतदान के लिए इलेक्शन हारना जीतना पार्टी का कौन सा मसला है? 2-3 साल बाद फिर वो जीत कर आ गई थी, तीसरी दफा फिर वज़ीर आज़म बन गई थी। मियाँ साहब पहला काम तो ये करते, डट जाते उस वक्त, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब, 3 दफा वज़ीर आज़म बन चुको, कोई क़यामत नहीं आ रही। जी खान साहब बनाए अपनी हुकूमत, जो इस मुल्क और कौम का अरमान है। मेरा तो बड़ा दिल करता है, अल्लाह की कसम, मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैंने कसम कभी नहीं कही शो में, फिर कह रहा हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है 5 साल खान साहब को दें। इस मुल्क और कौम के अरमान पूरे होने चाहिए और हमारी आंखों के सामने होने चाहिए, हमारे होते हुए होने चाहिए। पता हमारे बात पूरे हो तो क्या फ़ायदा, अब भी होने चाहिए। इस कौम का जो दर्द है, दुख है, और उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी अजीम कौम बनने से बच गए थे और बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ से बच गए थे, मार्जिन से 1.5 साल रह गया था, बिल्कुल दरिया के किनारे लग गए थे। मतलब अल्लाह क्या करे, उनके तोपों में कीड़े डाले जिन्होंने खान साहब के इतने बड़े मिशन को नाकाम किया। वी वर अबाउट टू बी अ ग्रेट नेशन ऑन अर्थ। जुल्म किया उन लोगों ने, स्पेशली बाजवा साहब के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब जाति किया आपने, नवाज शरीफ साहब हूँ या जरदारी साहब, सब लोगों ने, लेकिन फिर इसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। खान साहब को मजीद इनको वापस लें, दें, इनको देनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब इससे बड़ा बदला इमरान खान से नहीं ले सकते थे कि इनको वापस पावर में लेकर आते कि जी सऊदी से भी ठीक करें, अमेरिका से भी ठीक करें, यूरोप से भी करें, चाइना से करें। अब दुनिया के 160 अगर मुल्कों से लड़ के गए थे, ये कह के गए थे, कोई बातचीत नहीं कि मैं कल ही काफ़ी आए जनाब संभालें। मेरे पास में होता, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं खान साहब को वज़ीर आज़म बनवाता, जो सबसे बड़ा इनका ब्लंडर इन्हें बनाना चाहिए था। कौम और मुल्क को एक दफ़ा इनका चस्का पूरा लेना चाहिए, 5 साल का ज़्यादा, नंबर 1। दूसरा इनके साथ था, इनके साथ प्रॉब्लम था कि ये एक उस डिफीटिस्ट माइंड सेट के साथ हुए हैं। उन्हें भी पता है हम इलेक्शन नहीं जीते, आपको नजर ही नहीं है, खुशी कहीं नजर नहीं आती, फॉर्म बदले जा रहे हैं, फिर कोई हफ्ते बाद किसी का अनाउंसमेंट हो रहा है, चीजें हैं रिग्ड है, तो अंदर से ना खुशी नहीं आती आपको जब तक आप अपने वोट से ना जीते हैं। सो उनके अंदर खुशी नहीं थी, उनके अंदर एतमाद नहीं था ये नवाज लीग के अंदर। नंबर 2 ये ब्लंडर हुआ। नंबर 3 पे था इनका इस पे कि इनके साथ पीपल्स पार्टी ने इनको शेयर नहीं किया, तो पीपल्स पार्टी वाले आराम से तमाशा देख रहे हैं। अगर वो कैबिनेट में बैठे होते 5-6 पीपल्स पार्टी वाले, उनको भी लगता है ना कि हमारे शेयर होल्डर, हम नोट करें पिछली दफा पावर में इनके साथ थे तो वो बाकायदा बोलते थे, रिएक्ट करते थे और इमरान खान साहब इन दीगर को वो संभालते थे। अब को नहीं संभाल रहे, अब बच गया है पूरे का पूरा जो खेल बच गया। पीएमएल नवाज के अपने वजीरों पे आ गया। वजीर कौन कौन बोलने वाले? एक अकेला बंदा है, एक बोलने वाला, वो ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ ने कल बोल लिया, अब अगेन हु इज नेक्स्ट? आज चलो हनीफ अब्बासी साहब ने बोले, चलो वजीर तो नहीं, हनीफ अब्बासी साहब ने जो फटे उनके मतलब तोड़े फोड़े जो भी बातें की, अपने स्टाइल से उन्होंने कोई थोड़ा सा उन्होंने उनको कमक दी, उन्होंने कोई मदद दी, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब वाले टेम्पो को आगे रखा। सवाल यह है कि बाकी वजीर किधर हैं? हुआ ये इनके साथ जो मतलब इस वक्त इनकी फेंटी लग रही है कि जो हैवी वेट्स है इनकी पार्टी के, वो एक एक करके छोड़ गए। जो कौमी असम्बली में खड़े होते, बोलते, बात करते, 4 बंदे उनकी बात को सुनते, वेट देते। मतलब उस जवेद हाशमी साहब छोड़ गए, बोलने वाले बंदे थे, वो फेरी स्पीकर थे। इसके बाद चौधरी ये निसार अली खान साहब छोड़ गए, बड़े दबंग किस्म के, मतलब मेरे उनसे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, बट उनकी स्पीच पे, तकरीर पे और उनके स्टेचर पे कोई एतराज़ नहीं है। बोलते थे 3-3, 4-4 घंटे गुफ्तगू करते थे। शायद खकान अब्बासी साहब वो छोड़ गए, मेहताब अब्बासी साहब, और इसी तरह के आपके पास नहीं, मिफ्ताह है बेचारा मेरी तरह, वो बोलने वाला तो नहीं था, वो तो बस ठीक ही थे, अपने सब्जेक्ट पे तो कमांड था अपने से। लेकिन ये यहाँ पे फेयर ब्रांड चाहिए होते हैं, यहाँ पे आपको फेयर मतलब है, उसमें कहते फेयर मारने वाले नहीं चाहिए। फेयर ब्रांड का मतलब है जो थोड़ा सा अपने ये मुखालफिन को रगड़ सकें, जबानी ग्रिल कर सकें। एक दौर में होते रोस्ट थे कर सकें, रोस्ट, यस दैट्स ए प्रॉपर वर्ड, जो रोस्ट करके रख दे वहां पे। रोस्ट करने वाला ख्वाजा आसिफ अकेला बच गया बेचारा। ख्वाजा आसिफ जो है वो एक उसका एक पुराने वो क्या कहते हैं रेलवे के उसके इंजन की तरह, वो कितने बोगियां खींचे अकेला। मतलब वर्ल्ड वार सेकंड के बाद के जो मतलब स्टीम इंजन होते हैं, ख्वाजा साहब यही कुछ कर सकते हैं बेचारे अकेले। वो अच्छा डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वो अकेले वो आपकी लड़ाई लड़ रहे ख्वाजा। लेकिन क्लास साहब इस पुराने इंजन ने पूरा महाज संभाला, अकेला संभाल, 1 मैन आर्मी है ना, लगा हुआ है बेचारा, लगा हुआ है, जुगते भी लगा रहा है, टोके भी लगा रहा है, बातें भी कर रहा है, उनके जुमले भी फिर निकल पड़ते हैं, सारे लोग बोलना। बात यह कि बाकी किधर हैं? आपके पास कोई बंदा नहीं बच गया, कोई तकरीर करने के लिए बंदा नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब को बनाया फिर वजीर। अगर इसी बात पे रहना है, जो वजीर बन के बैठे हैं वो मुअज़्ज़िज़ बन के बैठे हैं जी, हम क्यों जाए, हम क्यों ये पीटीए के लोगों को गालियां कहें, हम क्यों ट्रोलिंग करें, हम क्यों वहां पे ये हुटिंग फेस करें। तो फिर हनीफ अब्बासी साहब को बनाया ना वजीर। पिंडी वैसे डिवीजन से, मैं गलत नहीं कह रहा, नवाज लीग ने एक वजीर नहीं बनाया। जीते हैं ना आप, जीते हैं ना इलेक्शन, तो उनको बनाए, उनको हनीफ अब्बासी साहब को वजीर बना दें। आज वाली तकरीर के बाद अगर मैरिड यही है, बाकी तो कोई नहीं बोलता, बाकी तो मुअज़्ज़िज़ बन के बैठे हुए हैं। मतलब तारिक बशीर चीमा साहब भी नहीं बोले। अब आपकी हुकूमत बैठे हुए हैं ना, वो कहीं नहीं बोलते। सालिक साहब किधर हैं, चौधरी शुजात साहब के बेटे,
मैं मतलब लंबी लिस्ट आपको बता सकता हूँ। एहसन इकबाल साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, अगरचे एहसन इकबाल साहब इज नॉट अ फेयर ब्रांड। तारिक बशीर चीमा साहब हैं, अगर जी एहसन इकबाल साहब की एक से अच्छा बाकी छोड़ दे, शहबाज शरीफ साहब खुद की तरह हैं। भाई कश्मीर में इतना बड़ा मसला हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको आना चाहिए था कौमी असम्बली में, आपको बैठ के कोई बात करनी चाहिए थी, कोई आपको पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए था, कोई लोगों से कुछ सीरियस इशू पे बात होनी चाहिए। मतलब है हर वक्त वहां पे एक ही तोड़ फोड़ हो रही है कि या इमरान खान साहब है या नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं रहेगा। अब नवाज शरीफ साहब से याद आया, उनका सुन लें, अगर ब्रेक नहीं लेनी आपने, ब्रेक लेनी, चलें ब्रेक ले लें, मैं जरा सांस ले लूं, आप जरा ब्रेक ले लें, वापस आके बताते हैं नवाज शरीफ साहब का क्या खेल चल रहा है, क्या प्लान है। जी जी क्लास साहब, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आप कुछ बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ का क्या प्लान है? प्लान नहीं है, वो गायब है। अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखें कि यहाँ पे आपको नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आ रहे, वो पंजाब में नजर आ रहे हैं, वो बेटी की हुकूमत और बेटी को कामयाब कराने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको पंजाब में नजर आ रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, मार्केटों में जा रहे हैं, स्टोरों पे जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। वो अगर मरियम साहबा के साथ है, उनकी प्रायोरिटी इस वक्त मरियम साहबा है, ना कि उनकी शहबाज शरीफ साहब या इनकी हुकूमत है यहाँ पर। सो उन्होंने भी अकेला छोड़ा, वो भी नहीं आ रहे। मतलब नवाज शरीफ साहब आए, आप 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, चलो बाकी लोगों का वेट नहीं, आपका तो है ना वेट, तो आप हैं, आप भी तकरीरें करें 2-4। अब आपने भी कहा हम तो न्यूट्रल हैं भाई, ये इमरान खान साहब जाने, फौज जाने, हम तो न्यूट्रल हैं। यू आर प्लेइंग, यू आर एक्टिंग लाइक ए न्यूट्रल। उसमें आपकी हुकूमत मारी गई है, आपके भाई साहब की मारी गई, और भाई साहब की आज मेरी सोर्स मुझे बता रहे थे, अब उनकी हालत ये हो चुकी है वजीर आजम साहब की, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, कि आज उन्होंने वहाँ पे कुछ 4-5 दफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा किया। कैबिनेट के इजलास में मेरे सोर्स ने बताया है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर का मसला उन्होंने हल करवाया है। ये जो अभी राइट्स हो रहे थे, जो हंगामे हो रहे थे, वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि मुझसे ये कश्मीर का इशू जो है वो हल नहीं हो रहा था, मेरी सपोर्ट जो है, मेरा सारा काम जो है वो जरदारी साहब ने किया। 4 दफ़ा उन्होंने कैबिनेट इजलास में नाम लेके जरदारी साहब को शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने बैठ के कश्मीर वाले जो राइट से इशू थे हल करें। अच्छा किया जरदारी साहब ने, वो भी सदन है इस मुल्क में, उनका भी है, उनकी भी पार्टी है, उनकी पार्टी भी माजी में हुकूमतों में रही आजाद कश्मीर। वेयर इज नवाज शरीफ साहब किधर है? ये हंगामे हो रहे थे कश्मीर में, आप तो कश्मीरों के बड़े पॉपुलर लीडर थे, जलसे करते, जलूस करते थे, आपकी इस्लामाबाद में हुकूमत है, आपको नजर आना चाहिए था। आप चले जाते वहाँ मुजफ्फराबाद चले जाते, शहबाज शरीफ साहब चले जाते, या शहबाज शरीफ साहब जो है पार्लियामेंट में है, नवाज शरीफ साहब हैं, ठीक है। आपने एक अकेला बेचारा ख्वाजा आसिफ साहब को वहां पे, वो बाकी सारी पार्टियां छोड़ गए हैं, जो बोलने वाले थे, बात करने वाले, जो 2-4 थे वो वजीर बन के, मुअज्जिज बन के बैठ गए। मियां नवाज शरीफ साहब न्यूट्रल हो गए, तो कल सारा बोझ जो है ना वो ख्वाजा आसिफ साहब के कंधों पे है, या हनीफ अब्बासी साहब ने जरा कुछ संगत दी है, कोई उनके साथ। बहरहाल देखते हैं। ठीक है क्लास, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।